नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की, जिसमें सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी पर किसानों ने चर्चा की है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बुधवार को फिर से मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक कल करीब 2 बजे होगी। किसानों का कहना है कि सरकार से कल जवाब मिलने की उम्मीद है। किसान नेताओं ने कहा है कि वो सरकार की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। इसको ऐलान कर दिया है। बाकी उन्होंने खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है। बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी। 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है, और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरी बात जो रही है, उन्होंने कहा है कि मुआवजे का जो है वो सैद्धांतिक तौर पर हम मानते हैं कि हम देंगे, लेकिन पूरे हाउस ने यह तय किया है कि जैसे पंजाब ने किया है, ऐसा सरकार सबके लिए अनाउंस कर दे, तो उसमें सैद्धांतिक तौर पर मानने की बात नहीं है। अनाउंस कर दे, पंजाब की तर्ज पे अनाउंस कर दे, तो वो मामला जो है वो निकल सकता है। और अब खबर पंचकुला से है, जहां भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हरियाणा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिक समाज का असली निर्माता है। इस संस्कार की उत्पत्ति में श्रमिक का पसीना लगा है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में असंगठित मजदूरों का पंजीकरण जारी है। हरियाणा में कार्यरत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण भी होगा, जिसके बाद इन्हें भी केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हरियाणा के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचकुला में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हरियाणा लोक सेवा आयोग का घेराव किया। एचपीएससी घोटाला में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, फिर छोड़ भी दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और चंद्रमोहन को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग नौकरियां नीलाम करने वाले और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।
देखिए, इतना बड़ा घोटाला है ये जो अभी HPSC का जिसका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये सरकार इसको छिपाने में और लिपापोती करने में लगी हुई है। ये सब जानते हैं कि ये बिना सरकारी और इस पार्टी के जो सत्ता में हैं, इनके संरक्षण के बिना नहीं हो सकता था। करोड़ों करोड़ों मल्टी करोड़ का घोटाला है ये, केवल एक व्यक्ति से, जूनियर अफसर से नहीं हो सकता था। और ये सरकार जैसे छिपा रही है, हमारी ये मांग है कि ये दोनों HPSC और SSC HSSC कमीशन दोनों बर्खास्त होने चाहिए और इसकी पूरी जांच विजिलेंस नहीं कर सकती। विजिलेंस तो इसको खत्म करने में लगेगी। इसकी पूरी जांच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की देखरेख में होना चाहिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC दोनों बर्खास्त होंगे और जांच होगी, तभी हरियाणा के युवाओं को न्याय मिलेगा। और ये जंग जारी रहेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंग माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि RWA प्रधान महिला पूनम चहल पर ही JCB से मिट्टी डालकर गड्ढे में दफनाने की कोशिश की गई। दरअसल कुरुक्षेत्र की जिंदल सिटी के साथ नई कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजर ने सड़क बनाई, तो वहीं सड़क निर्माण के दौरान अंडरग्राउंड बिजली की तारें कट गईं और जिंदल सिटी की बत्ती गुल हो गई, जिसे ठीक कराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। पूनम चहल के मुताबिक वो बिजली के तारों को देखने के लिए खुदाई वाली जगह पर उतरी थी। इसी दौरान JCB चालक ने उन पर मिट्टी डालकर सीने तक दफन कर दिया। साथ ही माफियाओं ने RWA प्रधान पूनम चहल के साथ अभद्रता की। पुलिस पर भी माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगा है। RWA प्रधान महिला की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं ग्रीन होम डेवलपर के संजीव कुमार संजू ने कहा है कि महिला स्टंट कर रही थी। पब्लिक स्टंट बनाने के लिए यहाँ भी मशहूरी इलेक्शन, पता नहीं इसने लड़ना है, कोई कह रहा है इसने MLA का इलेक्शन लड़ना है। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए हर रोज नए से नया काम कर रही है जी। हमारे को इतना इरिटेट कर दिया भाई साहब, इन्होंने इतना इरिटेट कर दिया, बता नहीं सकते। हम घर जाते हैं ना, हमारे बच्चे पूछते हैं पापा आज वो पूनम चहल तो नहीं लड़ी आपके साथ। हम इतने ज्यादा मेंटली अपसेट कर दिया इस एक लेडी ने हमारे को जी। हमने जमीन पैसे दे के जमीन ली है, जितने की जमीन लिया उस हिसाब से हमने रजिस्ट्री करवा रखी है। हम तो कहीं पे गलत है ही नहीं करा, पर इरिटेट इतना ज्यादा कर दिया। हर एक चीज की सहने की ना भाई साहब कोई शक्ति, कोई लिमिट होती है। ये हमारी को ना लिमिट को क्रॉस कर रही है। हमारा जो सब्र का ना बांध ये तोड़वाना चाहती है लेडी। कभी कुछ कहती है हमारे, कभी कोई आरोप लगाती है। हर मतलब के आपने कोई हमारा रिक्वेस्ट थी कि डबल वायरिंग हो जाने दीजिए। शाम हो गई थी काम होते होते, और इसको हम सीमेंटेड करवा के फिर इनको करवा के फिर बाद में कल सड़क पे आप दोबारा से तार को डलवा लेना। परंतु उनकी जिद थी कि नहीं, अभी तुरंत प्रभाव से हम इसको बंद करके अभी हम दोबारा से सड़क बनाएंगे। इसी निवेदन के तहत जो है हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मतलब मैं नीचे वो देखने के लिए उतरी पाइप्स में कि ये जो है डबल वायरिंग हुई है या नहीं और ये ठीक है या नहीं कार्य। उसी दौरान उन्होंने मेरे पीछे बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थी 60-70 साल की। उन्होंने मेरे को JCB से जो है 600-700 किलो मिट्टी मेरे चारों तरफ डाल दी, और जो है मेरे को पेट तक वहां पर दबा दिया, जैसे एक पेड़ को मिट्टी में दबाया जाता है ताकि मैं कहीं ना हिल सकूं। और फिर महिला जो है अस्मिता को तार तार करते हुए गंदे से गंदे शब्द बोलना, गंदे से गंदे आरोप लगाना उन्होंने मेरे ऊपर शुरू कर दिया, और मैं लाचार और बेबस हुई वहां पर खड़ी रही। SP को मिला था मैंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदल सिटी के साथ लगती एक कॉलोनी काटी जा रही है जिसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे लाइसेंस मिला हुआ है। लाइसेंस मिला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको कोर्ट से स्टे लिया, नहीं मिला,
परंतु ये अधिकार किसी ने नहीं दिया किसी व्यक्ति को भी कि अगर कोई वहां पे जाता है तो उसके ऊपर आप जेसीबी डाल दो। जिंदल सिटी के अंदर जो कल घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां खुले में नमाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को इमाम संगठन की ओर से जिला उपायुक्त के साथ बैठक कर यह सहमति जताई गई थी कि 18 जगहों पर नमाज की जाएगी। विवाद जगहों पर अब नमाज नहीं होगी, लेकिन मंगलवार को मुस्लिम संगठन के दूसरे धड़े ने इस बात का विरोध करते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा कि नमाज के लिए 18 जगह कम है और इसीलिए जिला प्रशासन दूसरी जगहों को उपलब्ध कराए जहां शांति से नमाज अदा की जा सकती है। वहीं दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन के लोग आरएसएस के साथ सांठगांठ करके बेवजह अपने निर्णय प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिससे मुस्लिम संगठन इत्तेफाक नहीं रखते। मुसलमान समुदाय से ने जब से कल से सुना है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसमें हिंदू संगठन साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस की शाखा है, ये समझ लें, जब हम मुसलमान राष्ट्रीय मंच बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुसलमानों के कुछ नुमाइंदे हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि आरएसएस की शाखा है और मुसलमान समुदाय उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है। इन इमामों की नियुक्ति हम लोग करते हैं कि आप यहाँ आइए और हमारे लोगों को नमाज पढ़ाइए। ये जो 2-3 संस्थाएं हैं हमारी, जो संगठन है, वो इमामों को यहाँ नियुक्त करते हैं, लेकिन वो उसी नियुक्ति के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका लेटर हेड फिर ये कैसे इस पे कैसे आवेदन जा रहा है? देखिए, सवाल मेरा वही है, ये एक भड़काऊ भाषण है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो खुर्शीद राज का है, उन्होंने 1-2 हमारे इमामों को अपनी गोद में बिठा के एक संगठन खड़ा किया है जो यहाँ की नुमाइंदगी नहीं करता है। उन इमामों को हमने नियुक्त किया था। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिव्या चौटाला ने इनेलो पर वार करते हुए कहा है कि दादा ओम प्रकाश चौटाला से आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट छपवाने वाले छपवाते रहेंगे, ये तो समय का फेर है। जिसे आशीर्वाद मिलना था मिल गया। सभी को पता है कि इनेलो के प्रेस नोट कहां से छपते हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दादा ओम प्रकाश चौटाला एक विवाह समारोह में मिले थे। परिवार के मुखिया होने के नाते सभी छोटों का फर्ज बनता है कि वो उनका आशीर्वाद जरूर लें। आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले जलते रह गए। प्रेस नोट छपवाने वाले प्रेस नोट छपवाते रह गए। तो ये तो भाई समय का हेरफेर है। जिसको आशीर्वाद मिलता है, और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। इनेलो कैसे चलती है, सिरसा जिला के पत्रकार तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनेलो के प्रेस नोट कहां से छपते हैं, किन के आदेशों पे छपते हैं, और वो कितने इनसिक्योर लोग हैं कि उनको जो है ना, लोगों की सेंटिमेंट से वो इतना घबरा गए कि रातों रात प्रेस नोट भी छपाने पड़े। हमने तो कोई ऐसी बात कही ही नहीं थी। हमने तो कभी कोई इस तरह की बात ही नहीं कही। एक शादी का समारोह था और हमारे दादा वहां पर थे। हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म है कि हम उनके पैरों के हाथ लगाएं। उनका हमें आशीर्वाद मिला, दुष्यंत जी को मिला और हंसते हुए मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसका इतना बवंडर बना देना, उसके इतने मायने निकालना, और उसके बाद इतना खतरनाक प्रेस नोट जिसमें इतनी हार्ड और क्रूअल भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, ये तो मुझे उन लोगों की भाषा लगती है जो डराया धमकाया करते। पलवल में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़ित ने अपने पति पर कुकर्म के आरोप लगाए, साथ ही महिला ने ससुर पर दुष्कर्म के भी आरोप लगाए। महिला ने बताया है कि विरोध करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत दी थी कि उसकी 2015 में शादी हुई थी और उसमें दहेज के आरोप लगाए हैं और 3 तलाक के भी आरोप लगाए हैं। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिरसा के नरेल खेड़ा में विवाहिता की रविवार को हत्या मामले में
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने मंगलवार सुबह एफ ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल के मुख्य द्वार का घेराव किया। परिजनों ने मांग की है कि इस मामले में ससुराल पक्ष के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके बाद ही वो शव अस्पताल लेकर जाएंगे। अस्पताल से शव को वो लेकर जाएंगे। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजन बाकी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। बड़ा सारा ये भी कुड़ी जिदे मैंने फोन किया गुड्डी ने भी मैनू आदि पापा मैनू आके ले जा। मैं तो मैनू गल दस दे पूरी भी मैनू आदि तू आके बस इन्नी गल 5-4 मिनट मेरी गल भी मैं ले जा आके। तो उस बाद मैनू 5-4 मिनट 15 मिनट बाद फोन आ गया आह कुड़ी नूं अटैक हो गया। भी 15 मिनट किवें अटैक हो जी मैं दस मेरी कुड़ी अटैक हो गया। मुड़ के उस दोबारा सहुरे ने फोन किया आह कुड़ी नूं अटैक हो गया। भी इन्नी गल हुई, मेरे इंसाफ मिलना चाहिए। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर के पास से ड्राइवर से कार लूटकर फरार हुए 4 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई कार और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। एसीपी क्राइम की माने तो 4 दिसंबर को हाकिम नामक शख्स ने थाना सेक्टर 40 गुरुग्राम में शिकायत दी थी कि वो अपनी गाड़ी को ड्यूटी कर लेकर गया था। उसको करोल बाग से सेक्टर 14 गुरुग्राम की बुकिंग मिली थी और वो अपनी गाड़ी को लेकर सेक्टर 14 से सीएनजी पंप सेक्टर 31 में आ रहा था। जब वो सिग्नेचर टावर के पास पहुंचा तब वो फोन सुनने के लिए रुका। इस बीच उसके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये दिनांक 4/12/2021 को एक कैब चालक अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेके और सेक्टर 40 के लिए आ रहा था और उसको सिग्नेचर टावर के पास वहाँ पे कुछ लड़कों ने रोक के पेट्रोल पंप के पास और उसकी गाड़ी लूट ली और उसको उतार के फेंक दिया, जिसके संबंध में 392 के तहत सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करके हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने काम किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें शामिल जो 4 लोग थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उनसे ये गाड़ी हमने बरामद की है और उसमें जो फोन वारदात में यूज किया था वो भी हमने बरामद किया। हरियाणा पुलिस की 16 महिला साइकिल चालकों की टीम जागृति यात्रा की शुरुआत के बाद पहले 3 हफ्तों में 917 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही है। और इसी कड़ी में जागृति यात्रा जींद पहुंची। फरीदाबाद में एसएचओ के पद पर तैनात इंस्पेक्टर माया ने कहा है कि देश में पहली बार हरियाणा पुलिस ने इस तरह का सराहनीय कदम उठाया है, जिससे महिलाओं को काफी फायदा होगा। मेरे उसलिए लाइसेंस है ये और यहाँ जमा कराने के लिए। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जहां कुछ एक्सपर्ट फरवरी तक थर्ड वेव आने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कहा जा रहा है कि इस वायरस की मारक क्षमता ज्यादा नहीं है, क्योंकि देश और दुनिया में अभी तक किसी की भी मौत की सूचना नहीं मिली है। कल की डेट तक हमारे पास 1175 विदेशी फरीदाबाद में आ गए थे। उनमें से 680 को हमने ट्रेस कर लिया है। बाकी 595 अभी भी हम ट्रेस कर रहे हैं। हमारी टीमें गई हुई है, उनका टेस्टिंग भी कर रही है। वो सस्पेक्टेड जगह है जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनके अंदर लगभग 400 के करीब केसेस लोग वहाँ से आए हाई रिस्क ग्रुप से। उनमें से 12 का सैंपल हमने भेज दिया है, बाकी का सैंपल आगे मिले। चरखी दादरी के बीजना गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रोल मॉडल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अध्यापक कुलदीप सिंह और निवर्तमान सरपंच कृष्ण कुमार ने की। इस मौके पर मंच का संचालन मास्टर रमेश कुमार ने किया। रोल मॉडल के रूप में छपार के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनीता सांगवान ने शिरकत की। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीता सांगवान ने बताया कि कठिन मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है।
फोन से थोड़ा डिस्टेंस दूरी रखनी चाहिए और युवा बच्चों को एक अटेंशन अपनी मेंटेन करनी चाहिए थ्रू मेडिटेशन और अपने आप से बात करके या किसी और से। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपने आप पे बिलीव रखना और मेहनत करनी चाहिए युवा बच्चों को। युवा ही देश की नींव होता है, तो वहीं से सब चेंजमेंट वहीं से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।